और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट हम निकालें और हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट निकालकर जो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है उनको आपस में कंपेयर करें और लाइबिलिटी की डिक्रीज ज़्यादा हो और एसेट की जो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है वो कम हो, तो डिफरेंस को सबसे पहले डाला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन इनकम। अगर बाकी जो बचेगा उसको लेके जाएंगे रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर। क्लियर? जी को सवाल है ऐसा तो बता दें, दिखाएं। होमवर्क में है, होमवर्क किस लेक्चर का? लेक्चर 2 का होमवर्क निकालें, वो तो फिर आप उधर से डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये दिखाएं लेक्चर 2 का होमवर्क, इधर से जी बिल्कुल सही। लेक्चर 2 का होमवर्क निकालें, दाएं बाएं वाले से कंपेयर कर लें। लेक्चर 2 का होमवर्क किताब में नहीं होगा, बल्कि वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन इन बुक एज वेल। बुक में भी है ये, बुक में क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 1 है। पेज नंबर 130, पेज नंबर 131। सॉल्यूशन में आए ना, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। जी हजरात, क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन में आए पेज 135 पर। उंगली रखें 0.57 पर, उंगली रखें 0.57 पर। जी मुझे बता दें कि 0.57 क्या है? डिक्रीज इन लाइबिलिटी। मुझे बताएं प्रेजेंट वैल्यू ओल्ड एस्टीमेट वाली कितनी है और प्रेजेंट वैल्यू न्यू एस्टीमेट वाली कितनी है? ओल्ड वाली कितनी है? 5.64 और न्यू वाली 5.07। जी लाइबिलिटी में क्या आ रही है? डिक्रीज। कितनी? 0.57। इसको कंपेयर किससे करना है? इसको कंपेयर करना है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से, जो इस सवाल में नहीं दी हुई, जो हमारे सॉल्यूशन के फॉर्मेट में नहीं होती। मैंने आपको अपने से लाइन लिखवाई थी। इसको कंपेयर करना है हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट से। अच्छा जी, हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट पकड़ने का तरीका सुने। WDV या रिवाइज WDV दोनों का एक ही मतलब है। 31 मार्च 9 पे उंगली रखें और 1 अप्रैल 5 पे उंगली रखें। अब आप मुझे बता दें एसेट कितने साल हो गया इस्तेमाल होते हुए? पूरा 6। हाँ, 1 अप्रैल 5 के बाद 31 मार्च 6 आएगा ना। पूरा 6, पूरा 7, पूरा 8 और पूरा 9। कितने साल हो गए? 4। अगर 4 साल एसेट को नॉर्मल तरीके से डेप्रिशिएट किया जाता तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट क्या आती? HCA हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट कॉस्ट 83.86 लेस डिप्रिसिएशन 4 सालों की 83.86 डिवाइडेड बाय 10 ओरिजिनल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 4। जी 33.54। जी 50.32। आप 50.32 को इधर लिख लें। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कल जो मैंने छोटा सा सवाल कराया था उसमें ये वाली फिगर कितनी थी और ये वाली फिगर कितनी थी? उसमें ये वाली फिगर 70 की थी और ये वाली फिगर 82 की थी। तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था जरा याद करें। अगर कभी नहीं अगर कभी लायबिलिटी की डिक्रीज ज्यादा हो यानी बेनिफिट ज्यादा आ रहा हो और एसेट की वैल्यू बड़ी कम हो तो अजीब सी बात है ये। क्या
70 का एसेट 82 का फायदा देके जा रहा है। तो फिर मैंने कहा था क्या करें, 12 को फौरन कहां ले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी को सरप्लस में ले जाएं। आप देखें इधर, इधर तो ऐसा है ही नहीं, बड़े रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा होता है, ऐसा दुनिया में ही नहीं होता, बल्कि मैं कहूं ऐसा होता ही नहीं। तो बड़ा रेयर सर्कमस्टांस है, इसलिए मैंने कहा था मैं इसे थ्योरी की हद तक आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, इससे ज्यादा मैंने डिस्कशन नहीं करनी थी। लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि बड़े न्यूमेरिकल के अंदर भी बात कर ले, तो बड़े न्यूमेरिकल के अंदर आप सिर्फ तब ये चेक किया करेंगे, एक होता है ना फॉर्मेट, ये फॉर्मेट से हटके थोड़ी चीज है, फॉर्मेट में बड़े न्यूमेरिकल में तब चेक किया करेंगे जब भी लायबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा होगा। लायबिलिटी डिक्रीज होगी और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा होगा, तो दो बातें, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी और रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा होगा, तब हमेशा आपने ये काम चेक किया करना है। अब आपकी मर्जी है, हमेशा चेक करें, मेरा तो मशवरे चेक करने की जरूरत नहीं, मेरा नहीं ख्याल पेपर के अंदर वो ये बात टेस्ट करेगा। तो स्टार्ट डाल के लिखें 0.57 पे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसको HCA से कंपेयर करेंगे। लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए इसको HCA से कंपेयर करेंगे। ये HCA मैंने निकाल दिया आपको। अब लिखें लायबिलिटी की डिक्रीज HCA से कम है, 0.57 के आगे लिखें 50.32, ऐसे समझने के लिए 50.32 0.57 के आगे। तो लायबिलिटी की डिक्रीज HCA से कम है, इसलिए कुछ नहीं करना, नॉर्मल तो हाल चलने दें। वो जो एक्सेप्शन सी कराई थी वो बड़ी अजीब सी एक्सेप्शन थी, नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके जी, आज वाले नोट्स निकालें। होमवर्क वाला सवाल हो गया तो जरा हाथ खड़ा कर दें, IFRS 8 वाला। IFRS 8 theoretical discussion, पेज नंबर 1। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल तो हो ही नहीं सकता, ना हो। इंटरनल हो सकता है, बिजनेस में ना हो। एक्सटर्नल इम्पॉसिबल है, ना हो बिजनेस में। बिजनेस में एक्सटर्नल सेल नहीं होंगी तो बिजनेस कैसे चलेगा? क्या? तो फिर सारी एक्सटर्नल थी, फिर सारी एक्सटर्नल थी। सवाल में नहीं बताया हुआ था तो सारी ही एक्सटर्नल थी। इसी सफ़े पे लिख लें जो आज आप सफ़ा बांटा है। अगर सवाल में ना बताया हो तो सारी सेल को एक्सटर्नल एज्यूम करेंगे। ये प्रैक्टिस का क्वेश्चन कौन सा था? 3। अगर सवाल में ना बताया हो तो सारी सेल को एक्सटर्नल एज्यूम करेंगे। इंटरनल सेल तो बहुत कम होती है, असल तो एक्सटर्नल सेल ही होती है।
ओके, सेगमेंट रिपोर्टिंग। आपके पास एक, खामोश रहिएगा, आपके पास एक कंपनी आई रॉयल फैन। रॉयल फैन ने कहा मोहतरम मैंने जो है वो सीलिंग फैन भी बनाए हुए हैं और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं, अच्छा ये वाले फैन भी मैंने बनाए हुए हैं। अब ये दो किस्म के फैन मैंने बनाए हुए हैं, तो मुझे बता दो कि मैं ऑपरेटिंग सेगमेंट्स दो हैं मेरे। आप रॉयल फैन को कहेंगे भाई दरवाजा खोल और जा, तुम स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ही नहीं हो। तो सबसे पहली बात जो इस स्टैंडर्ड में आपने सीखी है वो ये कि ये स्टैंडर्ड सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के लिए है। जो कंपनीज अनलिस्टेड हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं उनके लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लिखा जा चुका है, पढ़ें। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड। अब जी मलिक रियाज साहब कहते हैं कि जी एक बहरिया टाउन कराची है मेरा, एक बहरिया टाउन लाहौर के अंदर है, एक बहरिया टाउन इस्लामाबाद के अंदर है, तो मेरे 3 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। तो तीनों के सेगमेंट्स में नहीं भाई आपके लिए जरूरत नहीं है, आप भी जाएं। आपके लिए क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं, आप लिस्टेड कंपनी नहीं है। बनाना किसी ने बनाए अपने लिए, स्टैंडर्ड के अंदर नहीं लिखा हुआ के बनाए, कोई जरूरी नहीं है। सेगमेंट रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एंटिटी हुज डेट और इक्विटी, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी मार्केट में ट्रेड होते हैं, ये जरा IFRS 9 शुरू होने दे एक दफा। हुज डेट और इक्विटी, हमें इक्विटी का पता है फिलहाल अभी, हुज शेयर इज कोटेड ऑन अ पब्लिक सिक्योरिटीज मार्केट, यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आपके शेयर, स्टॉक एक्सचेंज का लफ्ज़ उसने इसलिए यूज नहीं किया कि वो तो पाकिस्तान वाले यूज करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज का लफ्ज़, ये तो स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में जिसके शेयर ट्रेड होते हों, ये MCQ आया हुआ एक इसका। अच्छा, एंड एंटिटीज डेट आर इन प्रोसेस ऑफ बिकमिंग कोटेड, और ऐसी एंटिटीज जो अभी सोच रही हैं कि ऐसा करते हैं चलो हम भी करा लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपने आप को लिस्ट, वो भी जाएंगी फिर उनके लिए भी स्टैंडर्ड है। ओके, अगला सवाल, PTCL ने अपने यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी, यूफोन ने अपने यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजी, और PTCL ने अपनी और सब्सिडरी की इकट्ठी करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने यूजर्स को भेजी। अब इनमें PTCL ने 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी हैं, अपने यूजर्स को अपनी, जिसमें आपस के लोन रिसीवेबल पेबल कैंसिल नहीं हुए थे, आपस के डेटर क्रेडिटर कैंसिल नहीं हुए थे, वो इजाजत है, कोई मसला नहीं। PTCL ने अपने यूजर्स को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी और अपने यूजर्स को कंसोलिडेटेड ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेजी। तो अब PTCL कहां करेगी सेगमेंट रिपोर्टिंग? तो जवाब है PTCL सेगमेंट रिपोर्टिंग करेगी, स्टैंडर्ड को मानेगी सिर्फ कंसोलिडेशन पर्पस के लिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो अपने सेगमेंट अलग अलग करेगी, इंडिविजुअल में अलग नहीं करेगी। इन ग्रुप अकाउंट्स only consolidated segmental information needs to be shown. In group accounts only, in group accounts only consolidated, group accounts में only consolidated information needs to be shown. तो PTCL को फिर अलग से अपने सेगमेंट आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। Who will identify segment? PTCL and subsidiary as a group will identify the segments. Okay. Now the question is, what is an operating segment? Okay, Nestle, juice, water, milk, yogurt, अच्छा जी टाइम, गोरमे, फर्ज कर लें पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, फर्ज कर लें जी, बेकरी आइटम्स, नहीं केक नहीं, वो तो फिर बहुत लंबी लिस्ट हो जानी, तो खुद का खौफ करो। बॉटल्स नहीं, फर्नीचर ना माने, फार्मेसी, न्यूज चैनल,
बस ठीक है। अब आप लोगों को पता नहीं हिंट मिल गया कहीं से, न्यूज चैनल। अच्छा, तो जो जरा नहीं आए थे वो भी कल मुतवज्जे रहे, शर्मिंदा शर्मिंदा हो गए। अच्छा, तो गोरमे और नेस्ले, गोरमे के ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, जरूरी नहीं ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेबल भी हों। अच्छा, पहला सवाल है किसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कहते हैं? अच्छा, इसका हेड ऑफिस भी होगा, एक हेड ऑफिस भी होगा, नेस्ले का भी एक हेड ऑफिस होगा। हेड ऑफिस में जूस की फैक्ट्री नहीं होगी, पानी की फैक्ट्री नहीं होगी, मिल्क की योगर्ट की फैक्ट्री नहीं होगी। हेड ऑफिस के अंदर एडमिन डिपार्टमेंट होगा, हेड ऑफिस के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट शायद बैठा हो, हेड ऑफिस के अंदर जो है वो अकाउंटेंट बैठे हों, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स बैठे हों, जो सारे बिजनेस को देखते हैं, उसको संभालते हैं, बस उनका काम हेड ऑफिस में बैठना है। तो अब सबसे पहली बात कि गोरमे के मैगजीन, अच्छा सबसे पहली बात कि हमारी नजर में क्या चीज ऑपरेटिंग सेगमेंट है? तो हमारी नजर में ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए 3 शराइत पूरी होना जरूरी है। ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए 3 शराइत पूरी होना जरूरी है। वो सेगमेंट रेवेन्यू या एक्सपेंसेस अर्न कर रहा हो या करने वाला हो, अभी नियर फ्यूचर में वो सेगमेंट रेवेन्यू अर्न कर रहा हो या अर्न करने वाला हो, और खर्चे कर रहा हो या करने वाला हो, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस वहां हो रहे हो, तो हेड ऑफिस को इसलिए हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि हेड ऑफिस में रेवेन्यू अर्न नहीं हो रहा, ना होना है, एक्सेप्ट इंसिडेंटल सेल, मजबूरी में इत्तफाकन सेल हो गई, कोई प्लांट कोई जनरेटर बिका और प्रॉफिट दे गया, वो मकसद नहीं था प्रॉफिट कमाना, वो वैसे ही दे गया प्रॉफिट, एक्सेप्ट इत्तफाकी सेल, कोई इत्तफाकी सेल हेड ऑफिस में हो जाए तो वो अलग बात है, उससे भी हेड ऑफिस ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं बन जाएगा। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट बनने के लिए पहली शर्त है आप रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अर्न करें, रेवेन्यू अर्न करें, एक्सपेंसेस इनकर करें। इस बुनियाद पे क्या एक्सक्लूड हो गया ऑपरेटिंग सेगमेंट से? हेड ऑफिस एक्सक्लूड हो गया। दूसरी शर्त यह है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के रिजल्ट्स आप अपने चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो कि सीईओ होता है, दूसरी शर्त यह है कि आप अपने रिजल्ट्स, आप अपने डाटा फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेकरी में कितना सरमाया डालना है, फर्नीचर के बिजनेस में कितना सरमाया डालना है, एक्सपैंड करना है, या फिलहाल फार्मेसी को एक्सपैंड करने पे फोकस करें, फिलहाल फर्नीचर को जरा रोको, फार्मेसी पे एक्सपैंड करने पे फोकस करते हैं, बीमार माशाल्लाह आजकल बड़े हो रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन ये, या सर्दियों का मौसम चल रहा है, अभी फर्नीचर लोग नहीं खरीदेंगे, बड़ी सर्दी है, घर से नहीं निकलते गर्मियों में, तो डिपेंडिंग अपॉन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आप अपने किस किस सेगमेंट का डाटा डिसीजन मेकिंग के लिए सीईओ को देते हैं, ये दूसरी बड़ी शर्त। इस वजह से शायद मुझे नहीं कंफर्म, शायद मैगजीन एक्सक्लूड हो जाए, क्योंकि एक दो दफा हम सीईओ के पास गए मैगजीन के प्रॉफिट्स लेके, हाँ यार छोड़ो, और ये वैसे ही मैंने लोगों के लिए लिखे हैं, ऐसी ब्रेड लेने आते हैं साथ मैगजीन लेके जाओ, हमारा मकसद नहीं है ये, ना प्रॉफिट कमाने के लिए ये किया है। हाँ प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू आता है, खर्चे होते हैं, प्रिंटिंग मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस को बड़े बड़े पैसे देते हैं, लेकिन अगर आप मुझे आके सीईओ को कहो ये मुझे प्रॉफिट दिखाओ, तो सीईओ कहते हो छोड़ो पर, मुझे क्या चाहिए इसका प्रॉफिट करके, मैं तो बड़े बड़े काम कर रहा हूं। अच्छा, एंड इन द लास्ट तीसरी शर्त, आपके पास डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो अवेलेबल होती है, इसकी सेल का रिकॉर्ड अलग लेजर में होता है, इसकी सेल का रिकॉर्ड अलग होता है, डिस्क्रीट अलग अलग हो सकती है, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं, उस सेगमेंट को कहा जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो इस बुनियाद पर मैंने ये 2 सेगमेंट्स एक्सक्लूड कर दिए, इस बुनियाद पर ये 2 सेगमेंट्स एक्सक्लूड कर दिए। ओके, पहला सवाल स्टैंडर्ड ने उठाया कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो लेट आने वाले हजरात पहले मुतवज्जे होकर सुने, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होता है जिसमें 3 शराइत पाई जाए, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस अर्न कर रहे हो, एक्सपेंसेस इनकर कर रहे हो। दूसरी शर्त, वो ऑपरेटिंग सेगमेंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स को सीईओ फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बड़े इंटरेस्ट से और शौक से मंगवाता हो, देखता हो।
और तीसरी शर्त, उस ऑपरेटिंग सेगमेंट का डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यानी उसकी सेल, परचेज, फिक्स्ड एसेट, सबका डाटा अलग अलग अवेलेबल है। अगर ये तीन शराइत किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर पाई जा रही हैं तो उसको ऑपरेटिंग सेगमेंट कहा जाएगा। इस बुनियाद पर मैंने कंफर्म हेड ऑफिस को एक्सक्लूड कर दिया और सिर्फ आपको समझाने की हद तक मैगजीन को एक्सक्लूड किया है। शायद मैं ये ज्यूम कर रहा हूं कि चीफ ऑपरेटिंग जो डिसीजन मेकर है हमारा, जिसको हम पाकिस्तान में सीईओ कहते हैं लेकिन बाहर के मुल्कों में चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कहा जाता है, जो कि स्टैंडर्ड ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर जो है हमारा किस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है। अगर चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर ने कभी पूछा भी नहीं कि मैगजीन का प्रॉफिट कितना है और हम जो उसको रिपोर्ट्स बना के देते हैं, कभी रिपोर्ट बना के नहीं दी मैगजीन का प्रॉफिट कितना है, तो फिर हम इसको भी इसमें से एक्सक्लूड कर सकते हैं। और आखिरी बात, स्टार्टअप एक्टिविटीज भी ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकती हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू कमा तो नहीं रही लेकिन ये रेवेन्यू कमा सकती हैं। स्टार्टअप एक्टिविटीज मींस कोई नया काम आप शुरू करने लगे। तो ये 4-5 बातें थी, एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड का पैरा नंबर भी साथ लिख दिया गया है ताकि आप जाके स्टैंडर्ड के पैराज आज हाईलाइट कर लें। पैरा 5, यानी याद नहीं करनी ये चीजें। दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी दैट मीट्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग 3 criteria. It engages in a business activities from which it may earn revenue. बिल्कुल, बेकरी से रेवेन्यू अर्न हो रहा है। एंड इनका एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरसेगमेंट रेवेन्यू। हाँ, फर्नीचर वाले कहते हैं हमें थोड़ी यार थोड़े से रसगुल्ले बेच दो और ये खरीदते हैं फिर इंक्लूडिंग, और बेकरी वाले कहते हैं फिर हमें फर्नीचर बेच दो तुम, इंक्लूडिंग इंटरसेगमेंट रेवेन्यू। ये जरूरी नहीं है कि रेवेन्यू एक्सटर्नल ही हो रहा हो, रेवेन्यू इंटरनल भी हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो 2 डिपार्टमेंट्स बनाती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है वो 2 डिपार्टमेंट्स बनाती हैं। पहला डिपार्टमेंट सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट को सेल करता है, एक्सटर्नल सेल उसकी 0 होती है, तो वो डिपार्टमेंट भी ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकता है। वो डिपार्टमेंट भी ऑपरेटिंग सेगमेंट, मिसाल के तौर पे होंडा कार्स 2 सेक्शन बना ले, एक गाड़ियों का, एक टायर का। टायर की एक्सटर्नल सेल ना हो, टायर सिर्फ अपनी ही उसके लिए बनाए और अपने आप को ही सेल कर ले, ये भी ऑपरेटिंग सेगमेंट बन सकता है, कोई हरज नहीं, क्योंकि ये इंटरनल रेवेन्यू कमा रहा है, एक्सटर्नल जरूरी नहीं है। इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शंस विद अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेम एंटिटी। अ स्टार्टअप ऑपरेशन नॉट येट अर्निंग रेवेन्यू मे बी एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। नॉट येट अर्निंग रेवेन्यू बट इट मे अर्न कर तो सकते हैं ना फ्यूचर में। दूसरी शर्त, इट्स रिजल्ट्स क्या होता है? रिजल्ट्स आमतौर पे ना प्रॉफिट्स होते हैं या एसेट्स लायबिलिटीज भी आती हैं। मेन प्रॉफिट, इट्स रिजल्ट्स आर रेगुलरली रिव्यूड बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर टू मेक डिसीजंस। भाई तुम क्यों रिव्यू करते हो इसके रिजल्ट्स? अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने रिसोर्सेज एलोकेट करनी है, एंड असेस इट्स परफॉर्मेंस। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर मे बी सीईओ और मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है, मे बी वो हो, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट होगा चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर। 3 डिस्क्रीट, पक्की अलग अलग डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, यानी सेपरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर केप्ट। अगर ये सारी बातें पाई जा रही हैं, और फर्ज करें मैगजीन की सेल इतनी काम है कि आपको पता है बेकरी में बिक रहे होते हैं मैगजीन आमतौर पे, तो मैगजीन की सेल इतनी काम है कि उसको बेकरी के साथ ही मर्ज किया हुआ है, तो फिर तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तो बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट है ही नहीं। डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना जरूरी है। नोट, corporate headquarters or other departments that do not earn revenue, corporate headquarters or other departments that do not earn revenue or any incidental revenue or only incident, या तो वो रेवेन्यू कमाते ही नहीं या इंसिडेंटल रेवेन्यू कमाते हैं। इंसिडेंटल रेवेन्यू मेरे भाई वो होता है कि जो ऐसे स्क्रैप सेल बिक जाए, कोई भी सामान पड़ा हो, फिक्स एसेट आप बेच दें, तो इंसिडेंटल रेवेन्यू, अचानक एक रेवेन्यू आ गया, कमाना मकसद नहीं था, फिक्स एसेट की सेल आ सकती है इसमें, और ओनली इंसिडेंटल रेवेन्यू आर नॉट ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। तो हेड ऑफिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। मैगजीन को मैंने तो असूल के तौर पे नहीं काटा, मैगजीन को मैंने इसलिए काट दिया है कि मेरे ख्याल से पॉइंट 2 इस पे नहीं लगता, लेकिन पेपर में बताएगा, मैं तो आपको समझाने के लिए सिर्फ काटा कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर कभी इसके रिजल्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं हुआ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एमसीक्यूज के एतबार से और थ्योरी के एतबार से। बहरहाल, तो ऑपरेटिंग सेगमेंट के लिए 3 शराइत अगर हों, एमसीक्यू में अगर चौथी ऑप्शन दे दी जाए तो आपने उसे काट देना है। सिर्फ ये 3 शराइत ही काफी हैं। ओके, इसके अलावा और कोई चौथी शर्त नहीं है।
1.2 एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स। ओके, जब हम थोड़ा डीप डाउन गए तो हमें क्या पता चला कि ये जो गवर्नमेंट का चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो तो बेकरी के ही रिपोर्ट्स अलग अलग मंगवा रहे हैं। क्या पता चला कि भाई एक पिज्जा फैक्ट्री से बन के जाता है और एक पिज्जा तो फ्रेश बनता है। शायद आपको बात समझ आ गई हो। एक पिज्जा फैक्ट्री से बन के जाता है और एक पिज्जा उधर ही वो फ्रेश बना के देते हैं। वो जो फैक्ट्री से बन के जाता है वो 150-200 का होता है, ठीक है, और जो उधर ही फ्रेश बना के देते हैं वो 400-500 वाला होता है। दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर क्या करे? चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर आपको कहे कि जी मुझे तो दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग दो, और अकाउंटेंट उसको 10 साल से दोनों की इंफॉर्मेशन अलग अलग दे रहा है। तो फिर क्या हमारे बेकरी के अंदर ही दो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएंगे? यानी बेकरी के अंदर एक ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएगा जी पिज्जा जो हम अपनी दुकानों पे बना रहे हैं और जो हमारी फैक्ट्री से बन के जा रहा है। तो स्टैंडर्ड ने कहा हाँ कर तो सकते हो, लेकिन अगर 5-6 चीजें पाई जा रही हैं कॉमन दोनों पिज्जाज में तो फिर ऐसा करो ना ही करो। अगर 5-6 चीजें पिज्जा में कॉमन पाई जा रही हैं तो ना ही करो, छोड़ो परे। कहा 5-6 चीजें कौन सी कॉमन पाई जा रही हैं? कहते सारी की सारी, एक ये नहीं कि उनमें से कोई 1-2 कॉमन पाई जा रही हैं। कहते सारी की सारी चीजें अगर उन पिज्जाज में कॉमन पाई जा रही हैं तो ऐसा करो फिर इन 2 पिज्जाज को ऑपरेटिंग सेगमेंट अलग अलग ना बनाओ, बल्कि आप उनको एक ही बना दो। हमने कहा कौन सी चीजें कॉमन पाई जा रही हो? एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स, एग्रीगेट कर सकते हैं। और यहां मैंने एग्रीगेशन कर दी हुई है, मैंने ऑटोमेटिकली आपको पहले ही एग्रीगेट करके दिया है। इसमें मिठाई की सेल भी है, इसमें बेकरी के आइटम्स की सेल भी है, इसमें जो है ब्रेड की सेल भी है, अंडों की सेल भी है, मैंने सारी एग्रीगेट करके आपको दे दी है। और नेस्ले का जो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर है वो जूस का डाटा शायद बहुत कम मांगता है, बल्कि जूस वाइज डाटा मांगता है। मैंगो जूस की कितनी सेल हो रही है, ठीक है, बाकी जूसेस की कितनी सेल हो रही है, वो हर एक का डाटा अलग अलग मांगता है। लेकिन हम एग्रीगेट कर दिया करेंगे। एग्रीगेशन मेरे ख्याल से थ्योरेटिकली टेस्टेबल है। किसी भी किताब में कभी मैंने न्यूमेरिकली एग्रीगेशन को नहीं देखा कि एग्रीगेशन को न्यूमेरिकली टेस्ट किया होगा। एग्रीगेशन थ्योरेटिकली कोई सवाल आ सकते हैं, वो एग्रीगेट करके ही आपको दिया करेगा। तो इज इट पॉसिबल कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के अंदर भी आगे CODM अलग अलग डाटा मांग रहा हूं? यस इट इज पॉसिबल, लेकिन आपने फिर उसको एग्रीगेट कर देना है। एग्रीगेशन के 1 2 3 4 5 क्राइटेरियाज हैं। अगर 5 क्राइटेरियाज पे एग्रीगेशन मीट करती है तो इसका मतलब है एग्रीगेट करने की इजाजत है, वरना आप नहीं कर सकते एग्रीगेट, आपको अलग करना पड़ेगा। आगे आए तीनों। ओके, एग्रीगेशन क्राइटेरिया। आगे आ जाओ, ये इस रो में 4th रो में आओ, एकदम 2nd रो में आओ, जल्दी आओ। फोर्थ रो और अच्छा, 2 or more operating segments may be aggregated into a single operating segment. 2 or more operating segments may be aggregated to a single operating segment if the segments have similar economic characteristics. Similar economic characteristics आगे डिफाइन करें, and the segments are similar in each of following respects. Each पांचों के पांचों पूरे होने जरूरी है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। चले मैंने तो 2 मिलते जुलते पिज्जे ले लिए, ऐसा कर लेते हैं एक पिज्जा ले लेते हैं और एक जो है वो मिठाई का आइटम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर रसमलाई ले लेते हैं। अब एक पिज्जा बेच रहे हैं और रसमलाई बेच रहे हैं। क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट्स जब हम अलग अलग करने लगे तो हम ये कहें बेकरी पिज्जा, बेकरी रसमलाई, फिर अगला फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर, फार्मेसी, इस तरह कई कैटेगरीज हम अंदर भी बना सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सेगमेंट अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कह रहे इतनी बारीकी में जाओ, मेरा तो मशवरा एग्रीगेट ही कर दिया करो, वरना बहुत ज्यादा मसला पड़ जाएगा। एग्रीगेशन मुनासिब है, क्लियर? अब एग्रीगेशन का क्राइटेरिया क्या है? 2 or more सेगमेंट्स। मेरी नजर में एक सेगमेंट है रसमलाई बेचने वाला, दूसरा सेगमेंट है बेकरी बेचने वाला। और ये जो रसमलाई बेचने वाला और जो पिज्जा बेचने वाला सेगमेंट है, ये दोनों पे ऊपर वाले 3 क्राइटेरिया पूरे हो रहे हैं। रसमलाई से भी रेवेन्यू आ रहा है, खर्चे हो रहे हैं। रसमलाई के बारे में CODM अलग रिपोर्ट मंगवाता है, हमेशा अलग रिपोर्ट मंगवाता है। कभी मैं हम बेकरी में इकट्ठे देके आए ना, वो कहते हैं मिक्स हो गई हैं चीजें, मुझे अलग से बताओ रसमलाई का कितना प्रॉफिट आ रहा है।
और तीसरी बात, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फिर हमने भी अलग डाटा रखा हुआ है उसके कहने पे। और सिमिलरली पीजे पे भी ऊपर वाली तीनों बातें लगती हैं। पीजे का रेवेन्यू भी अलग रखा जा रहा है, पीजे का डाटा भी वो हमेशा अलग मंगवाता है, और पीजे की डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अब हम परेशान हो गए कि पिज्जा और रसमलाई क्या ये दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं या सेम सेगमेंट हैं, क्योंकि आ तो बेकरी में रहे हैं। तो 1.2 जो है असल में पैरा 12 स्टैंडर्ड का, उसने कहा ऐसा ना करो, अगर ये पिज़्ज़े और रसमलाई में ये 5 बातें कॉमन पाई जा रही हैं तो मेरे ख्याल से इनको इकट्ठा कर दो, अलग ऑपरेटिंग सेगमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। 2 और मोर ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट्स, एक सेगमेंट रसमलाई, एक सेगमेंट पिज्जा, 2 सेगमेंट्स मे बी एग्रीगेटेड, इनको एक ही बना दो इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग सेगमेंट if the segment have similar economic characteristics and are similar in each of the following respects. Number 1, nature and product of services. Nature of services, nature and product है eatables, दोनों खाए जाते हैं, दोनों खाए जाते हैं। पहली बात पूरी होगी, ब्रैकेट नहीं पढ़ना आपने, ब्रैकेट नहीं पढ़ना, दोनों खाए जाते हैं। दूसरी शर्त, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, दोनों फैक्ट्री से प्रोड्यूस होकर आते हैं। तीसरी, टाइप्स एंड क्लास ऑफ कस्टमर्स, रसगुल्ले इंडिविजुअल्स खाते हैं और पिज्जा कंपनीज खाती हैं। नहीं नहीं नहीं, क्लास ऑफ कस्टमर सेम है, क्लास ऑफ कस्टमर सेम है, ह्यूमन बीइंग्स। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दुकान पे रख के बेचे जाते हैं, दोनों एक रैक में रसगुल्ले पड़े होते हैं, साथ पिज्जा पड़ा होता है, दरमियान में दीवार होती है, खुशबू ना इधर उधर चली जाए, एक ही तरीके से बेचे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट को छोड़ें, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं बात। तो अगर 2 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऊपर वाले 3 क्राइटेरिया पे पूरे उतर रहे हो तो क्या उनको अलग अलग कर दें? तो जवाब है नो। अगर नीचे वाली 5 बातें पाई जा रही हैं तो अलग अलग करना मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है, कोई मसला नहीं। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहती है कि मैं कंप्यूटर्स बेचती हूं। अब वो कंप्यूटर्स बेचने के 2 तरीके हैं उसके पास, एक दुकान बनाई हुई है उन्होंने और एक ऑनलाइन सेल करती है, ऑनलाइन सेल वालों को डिलीवर कर देती है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर सेल के 2 सेगमेंट बना सकती है, बिकॉज कंप्यूटर्स दोनों नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस भी कंप्यूटर्स का सेम है, क्लास ऑफ कस्टमर्स भी सेम है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिफरेंट है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिफरेंट हो, इवन यू कैन कि मैं इन दोनों को अलग कर देता हूं, फिर ठीक है, आपको इजाजत है, बिल्कुल इजाजत है, कोई मना नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोनों के क्या है, अलग है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड दोनों के अलग हैं, इसलिए आप उनको अलग अलग कर सकते हैं। और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ये है कि कुछ लोग बैंकिंग का काम करते हैं, कुछ शिपिंग का काम करते हैं, कुछ वो करते हैं, तो कई दफा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट देख के बंदा डिसाइड कर लेता है यार हमारे मुल्क में ना ये दोनों चीजें हुकूमत की नजर में ये अलग अलग समझी जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बैंक बैंकिंग का काम भी कर रहा हूं, इंश्योरेंस का काम भी कर रहा हूं, अब ओके मैं तो बैंक ही हूं, तो गवर्नमेंट कहे नहीं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ये है कि बैंक के तौर पे अपने आप को अलग रजिस्टर करवाओ, इंश्योरेंस कंपनी के रूल्स अलग हैं रजिस्टर कराने के। फिर आप चाहे अपने आप को बैंक कह रहे हो लेकिन गवर्नमेंट की नजर में आप 2 हो गए, तो फिर आप मजबूर हो जाओगे क्या करने पे, आप मजबूर हो जाओगे एग्रीगेशन नहीं कर सकते, फिर आपको दोनों रिपोर्टिंग सेगमेंट अलग अलग रिपोर्ट करने पड़ेंगे। तो आम हालात में रिपोर्टिंग सेगमेंट्स को इकट्ठा करने की इजाजत है अगर कितने क्राइटेरिया मीट हो रहे हो, 5 क्राइटेरिया मीट हो रहे हो। ओके, अगले सफे पे आ जाए। वन 1.3 कल आपको पढ़ा दिया था, 1.3 आपको पढ़ा दिया था सारा। अब अगला सवाल पता है क्या, अगला सवाल ये है जिससे भाई कह रहे थे कि चॉकलेट्स भी हैं और भी कुछ है तो लिखवा दें जहन में। जाने दो चॉकलेट, एक भाई कह रहे हैं इधर गिरा दें, एक भाई कह रहे हैं दोनों में गिरा दें, ठीक है जैसे भी कर दें, जाने दें। ओके, फर्ज करें ये जो 5 हैं, इन 5 के लिए सारे क्राइटेरियाज पूरे हो रहे हैं, यानी ये 5 रेवेन्यू भी कमा रहे हैं, एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, ये 5 के अलग अलग रिजल्ट्स चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को भी दिए जा रहे हैं, एंड इन द एंड इन 5
कि डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। तो आपने इन पांचों सेगमेंट्स को अलग अलग कर दिया। नाउ दीज ऑल विल बी कॉल्ड एज, ये नहीं, ये हेड ऑफिस नहीं, नाउ दीज ऑल विल बी कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। जब ये डिसाइड हो गया ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं, तो इसमें अगर कभी ऐसा हो कि दो तीन आपको सेम लग रहे हो, तो आप हो सकते हैं उनको मिक्स कर लें कल कलां को जाके। आप, अब मुझे इधर कोई मिक्स नजर नहीं आ रहा, मिसाल के तौर पे कल कलां को आप जूस और वाटर को मिक्स कर लें। आप कहें यार मैं एग्रीगेशन करना चाह रहा हूं, और एग्रीगेशन में पांचों क्राइटेरिया फिल भी हो रहे हो, तो आप दोनों को कल कलां को जाके मर्ज कर लें, आपकी मर्जी है। लेकिन कंपैरेटिव रीस्टेट करने पड़ते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जब दोनों को मर्ज कर देते हैं, पिछले साल दोनों अलग अलग आए होते हैं, इस साल मर्ज हो जाते हैं। तो यहां अगर आप एग्रीगेशन मुनासिब समझे तो कर सकते हैं। हो सकते हो आप ऑपरेटिंग सेगमेंट 15 आइडेंटिफाई करें, बाद में आपके बहुत ज्यादा हो गए हैं, एग्रीगेट करो एग्रीगेट करो एग्रीगेट करो एग्रीगेट करो, एग्रीगेट करते करते 15 में से 8 बज जाए 9 बज जाए। एग्रीगेशन की इजाजत है, आइडेंटिफाई करने के बाद एग्रीगेशन की इजाजत है, लेकिन एग्रीगेशन के लिए कितनी शरायतें? 5 शरायतें। तो फर्ज करें मैंने एग्रीगेशन कर दी, मैंने जूस एंड वाटर को एग्रीगेट कर दिया। अब आपको बात समझ आ गई, ऑपरेटिंग सेगमेंट का मतलब क्या है और एग्रीगेशन का मतलब क्या है। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ज्यादा होते हैं, एग्रीगेट करके कम हो जाते हैं। यूजर को परेशान तो नहीं करना ना, ऑपरेटिंग सेगमेंट ज्यादा होते हैं, एग्रीगेट करके कम हो जाते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ये हैं, मैंने पहली गो में आइडेंटिफाई किए थे 5, लेकिन अब मेरे ऑपरेटिंग सेगमेंट बच बच के रह गए कितने? 4। अब मैंने क्या किया अब मैं इन चारों को 3 टेस्ट से गुजारूंगा, इन चारों को 3 टेस्ट से गुजारूंगा। 10% सेल टेस्ट, टोटल सेल टेस्ट, इधर टोटल का लेना है, 10% टोटल सेल टेस्ट, 10% प्रॉफिट टेस्ट और 10% एसेट्स टेस्ट। इन 3 टेस्ट से गुजारूंगा, जो कल हमने किया था न्यूमेरिकली। इन 3 टेस्ट से गुजारने के बाद किसी एक टेस्ट में भी ये 10% से क्रॉस कर गए तो ये क्या बन जाएंगे? रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। और अगर एंड पे फर्ज करें दो सेगमेंट बचे जो रिपोर्टेबल हैं, योगर्ट की सेल बहुत कम है, चॉकलेट की सेल बहुत कम है, 2 बचे सिर्फ। अब उन 2 पर मुझे एक और टेस्ट लगाना पड़ेगा। वो ये टेस्ट लगाना पड़ेगा, इन दोनों की एक्सटर्नल सेल जमा करनी पड़ेगी। अगर एक्सटर्नल सेल 75% से नीचे है तो फिर मैं इन दोनों की तरफ आऊंगा, यार तुम दोनों में से कोई एक मुझे उठाना पड़ेगा। ये कहेंगे हम तो सो रहे थे, नहीं 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 नहीं, फिर इन दोनों में से मुझे कोई एक उठाना पड़ेगा। अब उसमें से मैं देखूंगा योगर्ट और चॉकलेट में से योगर्ट की सेल ज्यादा है, चॉकलेट की कम है। अब मैं योगर्ट को उठा लूंगा, योगर्ट की सेल डाल के फिर इन तीनों की एक्सटर्नल सेल का दोबारा चेक करूंगा 75% ज्यादा आ रहा है या नहीं। अगर 75% से ज्यादा आ गया तो फिर मैं क्या कहूंगा, ये तीनों, अब ये सर्कल मैंने छोटा लगाया है, ये तीनों क्या बन गए? रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। ये किस बुनियाद पे बने? ये इस बुनियाद पे, वो देख ही नहीं रहे ऊपर, ये इस बुनियाद पे बने कि 10% सेल या 10% प्रॉफिट या 10% एसेट्स ज्यादा थे। और ये किस बुनियाद पे बना? इसकी सेल भी 10% से कम है, इसके प्रॉफिट भी 10% से कम है, इसके एसेट्स भी 10% से कम है। लेकिन इसको मजबूरन डालना पड़ा था क्योंकि इन दोनों की एक्सटर्नल सेल का टोटल, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल सेल के 75% से कम था। इस बुनियाद पे हमें इसको डालना पड़ा। किसको? योगर्ट को। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो अब सारी बातें दोबारा सुन लें। जूस, वाटर, मिल्क, योगर्ट, चॉकलेट, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस को हमने इसलिए एक्सक्लूड कर दिया ऑपरेटिंग सेगमेंट से कि ये रेवेन्यू अर्न नहीं करता। उसके बाद जूस, वाटर, मिल्क, योगर्ट, चॉकलेट, इनको हमने अलग अलग इसलिए लिखा था कि इन पे 3 बातें पूरी हो रही थी, CODM वाली, रेवेन्यू वाली और डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली। फिर उसके बाद हमने कहा यार ज्यादा हो गए हैं, 5 सेगमेंट बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसा करें कम करें। तो 5 को कम करके हमने 4 कर दिया, क्योंकि जूस और वाटर का एग्रीगेशन क्राइटेरिया सारा सेम था, एग्रीगेट हो सकते थे। हमने इनको एग्रीगेट कर दिया। एग्रीगेट कर देने के बाद अब अगला सवाल है, इनमें से यूजर को किस किस के बारे में बताएं, किस किस के बारे में ना बताएं। अब ऑपरेटिंग सेगमेंट्स तो ज्यादा हैं, उनमें से रिपोर्टेबल कौन से होंगे, उसके लिए हमने चारों को 3 टेस्ट से गुजारना है। टोटल सेल का 10%, प्रॉफिट्स का 10% और एसेट्स का 10%, इन 3 टेस्ट से गुजारना है। इन 3 में से किसी एक में भी 10% से क्रॉस कर जाए, दैट विल इमीडिएटली बिकम एन रिपोर्टेबल, दैट विल नॉट बिकम एन ऑपरेटिंग सेगमेंट, दैट विल बिकम एन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। इफ इट बिकम्स अ रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट,
तो अगला सवाल क्या राइज होगा? अगला सवाल यह राइज होगा कि बन तो गए, बने कितने? सिर्फ दो, सिर्फ दो। लेकिन इन दोनों की एक्सटर्नल सेल का टोटल किया तो आया 70%। अब हमने कहा यार एक्सटर्नल सेल का 70% आ रहा है, कुछ और सेगमेंट आइडेंटिफाई करो। तो फिर नजर मान लें दोनों की एक्सटर्नल सेल में से जिसकी हायर सेल हो उसको उठा लें। जब आपने उसको उठाया तो पता चला जी योगर्ट की एक्सटर्नल सेल हाई है, उसको उठा के डाला तो सेल एकदम 88% पे शूट कर गई। बस ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आपके आइडेंटिफाई हो गए। आइडेंटिफाई होने के बाद अगला काम क्या करना है? डिस्क्लोजर्स। अब डिस्क्लोजर्स की तरफ हम मूव करेंगे। तो सवाल शुरू करते हैं। आखिरी सवाल स्टैंडर्ड का, ये 1.3 अब आप पढ़ लीजिएगा। 1.3 आपको मैंने बता दिया है। एक डब्बा नीचे डला हुआ है, वैसे ही आईकेप की किताब में नहीं है डब्बा, यूशा का पढ़ के काट दीजिएगा। The standard suggests 10 as a practical limit to number of reportable segments। स्टैंडर्ड का मशवरा है कि 10 से ज्यादा रिपोर्टिंग सेगमेंट नहीं होने चाहिए, और वैसे भी ना 10% करके वो पूरे हो जाते हैं। तो स्टैंडर्ड का मशवरा है कि 10 से ज्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं होने चाहिए, वरना यूजर बहुत परेशान हो जाएगा। डिस्क्लोज्ड एज सेगमेंट इंफॉर्मेशन में अदरवाइज बिकम टू डिटेल्ड, ये स्टैंडर्ड का मशवरा है। अच्छा ये क्या है? ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। ये क्या है? नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये कौन से नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट? कौन से नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट है बट नॉन रिपोर्टेबल है? चॉकलेट्स वाला है, इट इज नॉन ऑपरेटिंग। और ऊपर सफे के टॉप पे क्या था? आइडेंटिफाइंग रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट थ्रू क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड्स। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड से कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट पकड़े गए? 3। और क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड लगाने के बाद जो ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं पकड़ा गया, दैट इज कॉल्ड एज, हेडिंग पढ़ें क्या है? नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ओके चलें जी, अब छोड़ें थ्योरी को, सवाल निकालें। अब अगर नोट्स में आए तो सवाल लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5 क्लास वर्क क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5 कर लें। 1 को जी 5 क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 5। हाँ करें, बिल्कुल करें, वरना फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना डिटेल इंफॉर्मेशन। जी पेज नंबर 84। ओके सॉरी इट वाज मादरत क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 1। जी पेज 84 भाई, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन 1। गौहर लिमिटेड, अबू बकर को मैसेज करें। अच्छा हजरात, वर्किंग का फॉर्मेट देख लें। मैं यहां आंसर के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूं, इसके बाद वर्किंग का फॉर्मेट। वर्किंग 1, मुझे बताएं ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? बोलते रहें। केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट्स, फार्मा। और कोई? ओहो पी से 3 आ गए, वरना एब्रीविएशन यूज कर लेते हैं हम। केमिकल, सोडा, पॉलिएस्टर, पेंट और फार्मा। जो रात कल नहीं आए थे मुतवज्जह रहिएगा, इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी। ये ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं 5। गौहर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी। ये उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूं जो क्लास में सुबह के आके बैठे हुए हैं। समझ आ गई उन लोगों को बात? गौहर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इज इंगेज इन द केमिकल्स। ये केमिकल्स में इंगेज है, केमिकल्स बना रही है, सोडा ऐश बना रही है, पॉलिएस्टर बना रही है, पेंट बना रही है, फार्मा बना रही है। रिजल्ट्स ऑफ ईच बिजनेस आर एज फॉलोज।
तो मैंने आपको बताया एग्रीगेशन आपसे नहीं करवाया करेगा, एग्रीगेट खुद ही करके दे दिया करेगा, कुछ छोटे मोटे अगर बिजनेसेस हुए। बिजनेस सेगमेंट्स, केमिकल, सोडा ऐश, पॉलिएस्टर, पेंट। सेल आ रहा है, जीपी आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, एसेट्स आ रहे हैं, लाइबिलिटीज आ रही हैं। भाई मेरे सवाल में जो डाटा है मैं इसकी बुनियाद पे भी एक टेस्ट नहीं लगा सकता। 3 टेस्ट हैं, 10% के 3 टेस्ट हैं। सेल टेस्ट, टोटल सेल टेस्ट, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, टोटल सेल टेस्ट, टोटल सेल टेस्ट, प्रॉफिट टेस्ट, एसेट टेस्ट। मैं एक टेस्ट नहीं लगा सकता, मुझे बता दें डेटे की बुनियाद पे मैं कौन सा टेस्ट नहीं लगा सकता। कल कितने टेस्ट लगाए थे? 3। नंबर 1 टोटल सेल टेस्ट, नंबर 2 प्रॉफिट टेस्ट, नंबर 3 एसेट टेस्ट। मैं कौन सा टेस्ट नहीं लगा सकता? प्रॉफिट टेस्ट। लेकिन लगा सकते हैं, वैसे प्रॉफिट टेस्ट लगा ही सकते हैं। क्या करें? पेज 84 मुझे कॉपी करा के ला दो जी। जीपी में से क्या माइनस कर दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। व्हाट वी विल गेट? प्रॉफिट। प्रॉफिट टेस्ट लग जाएगा, वी विल गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट टेस्ट लग जाएगा। खत्म बात, क्लियर? ओके। अदर इंफॉर्मेशन कल नहीं दी हुई थी। सेल्स इंक्लूड आपस की सेल, बाय केमिकल टू पोलिएस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 एंड 10 मिलियन। यहां बात क्लोज कर दें, बस रिस्पेक्टिवली पे बात क्लोज कर दें, आगे भी नहीं पढ़नी, वो बात किसी और मकसद के लिए दी हुई है। सेल इंक्लूड आपस की सेल बाय केमिकल एंड बाय सोडा, सॉरी बाय केमिकल टू पोलिएस्टर एंड बाय केमिकल टू सोडा ऐश। आपस की परचेज नहीं कैंसिल किया करनी, जिस तरह कंसोलिडेशन में करते थे। बस आपस की सेल ढूंढनी है, कितनी पड़ी हुई है, आपस की सेल ढूंढनी है। सिर्फ सेल से ये टॉपिक डील करता है, परचेज से कुछ नहीं करना आपने, कंसोलिडेशन नहीं करे। बस ये मत सोचें किसकी परचेज में पड़ा हुआ है, बस ये बता दें किसकी सेल में पड़ा हुआ है। जी, किसने बेचा, किसको बेचा, किसने बेचा, किसको बेचा? सोडा ऐश को बेचा। उंगली रखें 1790 पे और दोबारा ये लाइन पढ़ें, सेल इंक्लूड। ये तो फिर टोटल है, ये तो फिर टोटल है। सेल इंक्लूड, फोकस करें बात, सेल इंक्लूड, ये तो टोटल है, इसमें तो आपस की भी पड़ी हुई है। तो आपको पता है मुझे अलग चाहिए, एक्सटर्नल अलग चाहिए और इंटरनल अलग चाहिए। ओके, अच्छा जी, इस वर्किंग का फॉर्मेट क्या होता है? भाई ब्लैक मार्कर भी ला दें। एक्सटर्नल, इंटरनल, टोटल, प्रॉफिट या लॉस। इसमें थोड़ी सी साइंस होती है नीचे कहीं जाके, प्रॉफिट या लॉस और एसेट्स। मैंने आपको कहा था स्टैंडर्ड कहता है लायबिलिटीज का टेस्ट नहीं करना, 10% टेस्ट सिर्फ 3 चीजों पे हो लगेगा, टोटल सेल पे, प्रॉफिट लॉस पे और एसेट्स पे। लायबिलिटीज को हम इग्नोर किया करेंगे, लायबिलिटीज पे टेस्ट नहीं लगना। लायबिलिटीज हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं है डिसीजन मेकिंग के लिए कि किसी सेगमेंट को ऑपरेटिंग सेगमेंट बना दें। हमारे लिए उसके प्रॉफिट्स, एसेट्स और टोटल सेल जो है वो ज्यादा मुनासिब बात है। चलें जी, डेटा मुझे दिखवाना शुरू करें। सवाल में डेटा अजीब तरीके से दिया होता है, हम इस फॉर्मेट पे ले आया करेंगे। टोटल सेल मुझे बताएं कितनी है केमिकल्स की? 1790। मुझे कैसे पता चला टोटल? नीचे लिखा हुआ था इट इंक्लूड, इसमें पड़ी हुई है। आपस की कितनी है जी? जुबानी 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 बताएं यार, क्या हो गया? आपस की 38। आपस की कितनी है? 38। सिर्फ केमिकल वाले बेच रहे हैं, आपस की परचेज नहीं कैंसिल किया करनी इस टॉपिक में, सिर्फ क्या कैंसिल किया करनी है? आपस की सेल, क्योंकि हमें सेल से कंसर्न है। बस आगे चलें जी, सबर सबर सबर, बैलेंसिंग निकलवाएं इंटरनल एक्सटर्नल सेल। देखें ना, केमिकल डिवीजन ने अगर अपने डिवीजन को कोई चीजें बेची हैं तो बाहर की दुनिया को तो बाकी सारी बेची होंगी। मुझे कैसे पता लग जाए ये टोटल सेल है 1790? इंक्लूड्स, इंक्लूड, सेल इंक्लूड का लफ्ज लिखा हुआ ना, समझ आ रही है बात भाई? मुझे कैसे पता चला ये टोटल सेल है? इट इंक्लूड्स, ऐसे समझ ले, इट इंक्लूड्स 38, ये इंटरनल है तो बाकी एक्सटर्नल। जी बोले 17
5T। अच्छा, और किसी ने किसी को बेची चीजें? नहीं, इधर इंफॉर्मेशन ना पढ़े। और किसी ने किसी को चीजें बेची? नहीं लिखी, सिर्फ क्या लिखा हुआ है, किसने किसको चीजें बेची? केमिकल ने फलां और फलां को। बाकी सारी उठा के एक्सटर्नल में डाल दें, टोटल में डाल दें आपकी जैसे भी, बाकी सारी, बाकियों की कोई इंटरनल नहीं है। जी 216 2 24 250 2। ओके, वेट 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 वेट, प्रॉफिट्स निकलवाएं जी। जीपी माइनस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एडवांस सेलिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एडवांस सेलिंग। और जीपी, जीपी माइनस एडवांस सेलिंग कि क्या माइनस क्या? 1101 माइनस 63 1038 जी 11 जी नीचे 57 है। चलो आप बोलो सिर्फ। 48 26 minus 16 31 minus 12 90 जी। असूल क्या है? टोटल सेल टेस्ट, टोटल सेल टेस्ट, नेक्स्ट प्रॉफिट टेस्ट, नेक्स्ट एसेट टेस्ट। ये 3 टेस्ट आपने लगाया करने। तो ये कैलकुलेशन शो किया करनी है आपने पेपर में, लेकिन मैं फिलहाल मिटा रहा हूं। ये कैलकुलेशन आप इस तरह नीचे ब्रैकेट में शो कर दीजिएगा। जीपी माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट आ गया। एसेट्स बता दें, एसेट्स ये एसेट्स क्या होंगे? केमिकल की जो फैक्ट्री है उसकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह। 130 चलें, नोट करें यहां तक। क्या मेन के लिए बस 5-6 लाइनें, 4-5 लाइनें आंसर के लिए, 3-4 लाइनें काफी हैं। 3-4 लाइनें छोड़ के वर्किंग वन। इस ये वाला वीडियो मैंने कर रहा ये कर ऑनलाइन में ये सब अपलोड है और मेरे लैपटॉप में ये मुझे कुछ सेकंड चाहता हूँ मिसिंग है सिर्फ 10 मिनट में, आधे घंटे तक। अबू बकर की हेल्प ले लो जी हजरात। पहले हम किस प्रोसेस से गुजरे होंगे? पहले हमने देखा होगा कंपनी लिस्टेड है या नहीं। ऊपर से चले ना, वो सारे ऊपर से आए हुए ना, तो ऊपर से चले। सबसे पहले हमने क्या देखा होगा? कंपनी लिस्टेड है नहीं। फिर हमने कहा होगा इस पे IFRS एक्ट लगना है। दूसरा हमने क्या देखा होगा? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हैं। हो सकता है हमने 12 आइडेंटिफाई किए हों। शॉर्ट करते 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 हम कितनों पे पहुंच गए? 1 2 3 4 5
5 ऑपरेटिंग टोटल सेगमेंट नहीं होता। अच्छा 5 ऑपरेटिंग सेगमेंट, हम शॉर्ट करते करते 5 पे पहुंच गए। इन 5 में से भी आप शॉर्ट करने हैं, और जो इन 5 में से शॉर्ट होंगे उनको ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। अब बता दें इन 5 को पहले किस टेस्ट से गुजारें? बोले 3 टेस्ट से। नंबर 1 10% टोटल सेल, अधूरी बात ना करें, 3 टेस्ट का नाम बताएं। 10% टोटल सेल टेस्ट, नंबर 2 10% प्रॉफिट टेस्ट, नंबर 3 10% एसेट टेस्ट। बोले 10% टोटल सेल टेस्ट, 10% एंड 10% एसेट टेस्ट। इन 3 टेस्ट से इसको गुजारेंगे। उसके बाद फिर एक और टेस्ट लगता है, वो भी छोड़े पड़े। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं इनको किसी टेस्ट से गुजारूं, ये बेचारे 5 मरीज आए हुए हैं, इनको किसी टेस्ट से गुजारें, पहले टोटल मारें इनका 2694 38 273 2732। अच्छा रात आज प्रॉफिट्स ही हैं या आज कोई लॉसेस भी आ रहे हैं? आज टोटल कर लें, आज ऐसे ही टोटल कर लें, आज ऐसे ही टोटल कर लें, आज कोई मसला नहीं, कल वाला मसला नहीं। वो तो जो कल आए थे उनको पता है कल क्या मसला हुआ। अच्छा जी, ये बताएं टोटल 1152 1455 जी। वर्किंग 2 का नाम सुने। वर्किंग 2 का नाम मैं रखने लगा हूं 10% टेस्ट। 10% टेस्ट, ये वर्किंग 2 का नाम है, 10% टेस्ट। 10% टेस्ट में आपने क्या करना है, व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने ये 3 बातें लिखा करनी है, 1 2 एंड 3। 10% ऑफ total sale, 10% of profit if profits are higher, 10% of losses if losses are higher। कल ग्रेटर आए थे प्रॉफिट्स, आते हैं ही प्रॉफिट्स। 10% of profits and 10% of, do not use the word net assets, these are gross assets। लाइबिलिटीज माइनस नहीं करनी होती, नेट एसेट्स टेस्ट नहीं है ये, 10% ग्रॉस एसेट्स टेस्ट है, लाइबिलिटीज इग्नोर करनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड वालों को लोगों ने मशवरा दिया था लाइबिलिटीज माइनस ना करो, स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, लाइबिलिटीज का टेस्ट कोई नहीं है इसमें, सिर्फ 3 टेस्ट लगाने हैं जी। हाँ, पहले टेस्ट के लिए ना ये आदत बना लें, पहले टेस्ट के लिए ना आपने ब्लू मार्कर से सर्कल लगाया करने हैं ये। दूसरे टेस्ट के लिए मैं इसको सर्कल लगाया करूंगा रेड मार्कर से। पहले टेस्ट के लिए इनको सर्कल लगाने हैं ब्लू मार्कर से, दूसरे टेस्ट के लिए मैं इसको सर्कल लगाया करूंगा रेड मार्कर से। अभी मुझे पहला टेस्ट करने दें, इन तीनों फिगर्स को बुलाएं, 2732 1152 1455, इस पे 10% लगाना है। अच्छा, वी आर वेरी लकी कि अब कैलकुलेटर नहीं पकड़ना पड़ेगा, खुदा के लिए इतना कैलकुलेटर पकड़िएगा प्लीज, खुदा के लिए। 273.12 115.2 145.5। 3 सवाल बन गए हैं आपके जुमे के टर्म टेस्ट के, बाकी बन रहे हैं अभी, आपको सवाल भी रिवीजन के लिए बता दिए जाएंगे। और इंशाल्लाह देखिएगा परसों आप, कल आप क्या फूल खिलाएंगे इंशाल्लाह। ओके, नहीं क्लास नहीं होगी 2 दिन, इंशाल्लाह इकट्ठे ही मंडे को क्लास लेंगे। अच्छा जी, अब 3 टेस्ट आपने परफॉर्म करने हैं। बच्चों वाला काम बिल्कुल शुरू हो गया। मैं कहूं मेन काम पता है क्या था? मेन काम यह था कि आपने 38 को अलग करना है, 1752 को इधर लिखना है, असल ये मेन काम था। इसके अलावा अभी तक कोई ऐसी भयानक चीज नहीं थी सवाल में, अब तो बिल्कुल बच्चों वाला काम है। 273 और ऑर्गेनाइजेशन का नाम गौहर लिमिटेड। गौहर लिमिटेड के डायरेक्टर में बड़ा डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर का बेटा कहता है अब्बू लुट मचा दी है केमिकल में माशाल्लाह आप हजरात ने। अब्बू मैं तो कहता हूं पूरी जिंदगी केमिकल बेचें, छोटा छोटा छोड़ें पॉलिएस्टर, जबरदस्त। 1752 1790। अच्छा जी, पकड़ा किसको है? टोटल सेल को। यहां भी कौन सी सेल है? टोटल। जो जिस ब्लू को पकड़ना है उसी के आगे देखना है। अब यहां से शुरू करें 1790। क्या 273
छोटा है और 1790 बड़ा है जी, इसका मतलब है रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाइड, मिल गया, मुबारक हो, रिपोर्टेबल सेगमेंट मिल गया, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, रिपोर्टेबल सेगमेंट हमें मिल गया। कौन सा वाला रिपोर्टेबल बना? केमिकल वाला, केमिकल वाला पहला रिपोर्टेबल सेगमेंट हमें मिल गया। इसे यहां नहीं लिखना, अभी यहीं लिखना, फिर ले जाएंगे उधर। रिपोर्टेबल सेगमेंट हमें मिल गया, किस बुनियाद पे? सेल की बुनियाद पे। आगे ढूंढें जी। खत्म, आगे चलें। इन सबकी सेल काम है ना 273 से। 10% प्रॉफिट्स का है। अच्छा, आईकैप का वैसे मैं सवाल देख रहा था, तो उसमें ना आईकैप ने लॉजिक पूछी हुई थी कि मुझे लॉजिक बताओ किस किस वजह से ये ऑपरेटिंग सेगमेंट बना है। तो मैंने कल आपको कहा था केमिकल लिख दिए तो दोबारा लिखें ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन अगर कभी लॉजिक पूछ ले तो केमिकल दोबारा लिखने में हरज कोई नहीं है। केमिकल अगर दोबारा लिख भी लिया जाए तो केमिकल में वैसे ही दोबारा लिख रहा हूं, ये मैं आपको भी बताऊंगा क्यों केमिकल ऐसे ही दोबारा लिख रहा हूं। अच्छा जी, केमिकल क्यों लिख रहा हूं? 115 लोअर है और ये हायर है। आगे केमिकल दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, आइडेंटिफाई हो चुका है पैसे ही, लेकिन अभी बता दूंगा केमिकल दोबारा क्यों लिखे। अच्छा जी, इधर चलें। 145.5 दोबारा लिखने केमिकल, दोबारा लिखने, वैसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है जी, अगर लॉजिक बतानी हो तो दोबारा लिखने की जरूरत है। अच्छा, सोडा, वे तेरी सेल के हालात माड़े थे, तेरे प्रॉफिट माड़े थे। सोडा तू कौन से प्लांट से बनता है? सोडा तेरी बिल्डिंग कहां है? कराची डिफेंस में तो नहीं बिल्डिंग ली हुई तेरी? सोडा, सोडा तेरी अन्य एसेट्स। डैड, you have invested too much in soda. Dad, we should reconsider about soda. Soda is very dangerous, Dad. सोडा में अब्बू लुट मचाई हुई है हम रात ने। अब्बू रियली, अब्बू ऑसम। अब्बू सोडा में प्रॉफिट कमाए, अब्बू हिम्मत करें, आई एम विद यू। लेकिन अब्बू सोडा में आपने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है, सोडा के एसेट्स अन्य हैं। बेटा बात खत्म करो। अच्छा अब्बू, सोडा, मोडा, टोडा, अच्छा तो सेल ही काफी थी केमिकल को रिपोर्टेबल बनाने के लिए, लेकिन मैंने वैसे ही लिख दिया कि प्रॉफिट्स की बुनियाद पे भी केमिकल को बनाया जा सकता है, एसेट्स की बुनियाद पे भी केमिकल। लेकिन आज आगे बताया मैं 4 जवाब दूंगा, केमिकल 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 सोडा, 2 जवाब होंगे। कौन कौन से रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं? केमिकल और सोडा। लेकिन अभी रुकें, अभी रिलैक्स करें, अभी एक और टेस्ट से गुजारें। वो टेस्ट क्या है? 75% टेस्ट, वर्किंग नंबर 3, 75% टेस्ट। 75% टेस्ट से गुजारें। 75% टेस्ट से गुजारने का क्या मतलब है? आपने क्या करना है जी, केमिकल और सोडा को पकड़ लेना है। केमिकल की एक्सटर्नल सेल बताएं जी, और जो जो मैं अल्फाज लिख रहा हूं वैसे लिखने हैं, और सोडा की एक्सटर्नल सेल बताएं। केमिकल सोडा को पकड़ लें, इसकी एक्सटर्नल सेल बताएं। 1752 और 216, 1968। 1968 को डिवाइड करें, आहा, 75% टेस्ट ऑन एक्सटर्नल सेल। 1968 को डिवाइड करें रेड मार्कर से, एक्सटर्नल सेल से, 2964, दैट कम्स टू जी 76
3%। अब आपने यहां लिखना है ओह ओह ओह, इन्ना लीला पढ़ना है। और अगर इधर आता 76%, आपने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं करना। ओह का मतलब है अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। 75% टेस्ट पास नहीं हुआ, अभी कोई और सेल ढूंढे। अब ऐसा करें, इन दोनों को तो पकड़ लिया ना, अब हायर वाला कोई भी उठा लें, इंशाल्लाह काम चल जाएगा। हायर वाले से 2% बढ़ जाएगा, मुझे तो उम्मीद है। कोई एक भी उठाएंगे 2% बढ़ जाएगा। हायर वाला उठा लें, फार्मा उठा लेते हैं, फार्मा उठा लेते हैं। तो फार्मा उठा के चेक करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि फार्मा को पुट करते हैं डाटे में, फार्मा को पुट करते हैं डाटे में, फिर चेक करते हैं। अच्छा जी, 1752 प्लस 216 प्लस 252 प्लस 252 डिवाइडेड बाय 12694 2694 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 83%। अब आप रिलैक्स कर दें, अब रिलैक्स कर दें। अब बता दें कौन सा एक और सेगमेंट पकड़ा गया, फार्मा। अब जवाब क्या देना है पेपर में? 1 2 3। 1 कौन सा? केमिकल, 2 सोडा और 3 फार्मा। जी हजरात इधर देखें, सारे 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 इधर देखें। ये क्या थे? ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये दोनों किस बुनियाद पे ऑपरेटिंग सेगमेंट बने? 10% टेस्ट की बुनियाद पे। और ये किस बुनियाद पे ऑपरेटिंग सेगमेंट बना? अब हमारे कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट हो गए? ये नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल बार बार, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, नॉन रिपोर्टेबल। व्हाट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम? मटेरियलिटी। व्हाट इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम? मटेरियलिटी। मटेरियल को हमने डिस्क्लोज कर दिया, इमटेरियल को हमने इग्नोर कर दिया। यूजर को सिर्फ कौन से बताने हैं? 3, केमिकल, सोडा और फार्मा। और जो आईकेप ने लॉजिक मांगी हुई थी इस अटेम्प्ट में, मैंने आपके होमवर्क में डाला हुआ सवाल, पास पेपर क्वेश्चन 1, जो आईकेप ने लॉजिक मांगी हुई थी, वो लॉजिक देख लें इधर। वो लॉजिक, इट इज रिपोर्टेबल बिकॉज ऑफ टोटल सेल प्रॉफिट एंड एसेट्स। समझ आई बात? हाथ खड़ा कर दें, समझ आ गई बात? ये इस बुनियाद पर रिपोर्टेबल है। इट इज रिपोर्टेबल बेस्ड ऑन एसेट्स 10% टेस्ट। इधर भी 10% लफ्ज लिखा जा सकता है। इट इज रिपोर्टेबल बिकॉज ऑफ 10% टोटल सेल, 10% प्रॉफिट, 10% एसेट टेस्ट। It is reportable because of 75% external sale test. It is reportable because of 75% external sale test. अगर लॉजिक मांगी हो तो ऐसे लिखी जाएगी आगे। किसको? नहीं, हायर वाला डालो ना, कोई हायर वाला पकड़ो। कितनी सेल बच गई थी? 3, बस हायर वाले उठा लिया करो। जी कितने को समझ आ गया? यहां तक हाथ पे कर दे। आसान है स्टैंडर्ड? मुश्किल है? आसान है, कोई मुश्किल। इधर देखें, मैंने वैसे पूरी किताब में सॉल्यूशंस में ना, जब केमिकल एक दफा आइडेंटिफाई हो गया तो बार बार नहीं लिखा। आपको बात समझ आ गई होगी। मैंने अभी बार बार क्यों लिखा है?
ताकि अगर कोई इंग्लिश लिखनी पड़ जाए तो मुझे पता हो किस किस वजह से केमिकल बना है। केमिकल तो इतना जबरदस्त काम है, तीनों वजह से ही रिपोर्टेबल बन गया, लेकिन एक वजह से बनना भी काफी होता है। जैसे देखें सोडा, सोडा सिर्फ एक वजह से बना है और हमने इसको रिपोर्टेबल कह दिया। अच्छा ये क्या चक्कर है, फार्मा की तीनों चीजें कम है 10% से, फार्मा को क्यों बनाया है? फार्मा की तो तीनों चीजें कम है 10% से। प्लीज होल्ड लाइन को। 75% एक्सटर्नल सेल पूरा नहीं हो रहा था, तो एक्सटर्नल सेल का 75% पूरा करने के लिए किस सेगमेंट को डाला? फार्मा को डाला। भाई यहां तक तो सवाल पिछले टाइम में आ गया। अब जो सवाल आने का चांस है वो इस साइड वाला आने का चांस है। यहां मैं डिस्क्लोजर्स बनाने लगा हूं, डिस्क्लोजर्स बनाने लगा हूं, वो वर्किंग्स थी, डिस्क्लोजर्स बनाने लगा हूं। नोट्स में सेकंड लास्ट पेज है या थर्ड लास्ट पेज? नोट्स में ये फॉर्मेट फॉर वर्किंग्स, सफ़े का नाम क्या है भाई? फॉर्मेट ऑफ वर्किंग्स। जी फॉर्मेट क्या है? आंसर। सबसे पहले क्या आया करेगा? आंसर। वर्किंग 1 में क्या क्या आया करेगा? एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल सेल, प्रॉफिट स्लैश लॉसेस, लिख लें स्लैश लॉसेस, और एसेट्स। लाइबिलिटीज नहीं आया करेंगी। सही है, फॉर्मेट वर्किंग 1 समझ आ गया। वर्किंग 2 का नाम बोलें, 10% टेस्ट। इसमें किस किस का 10%? टोटल सेल, पीबीटी, 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 बीपीटी नहीं, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और 10% ऑफ एसेट्स। अगर टैक्स दिया हो तो इग्नोर कर सकते हैं आप, पीबीटी का लेना है। और आखिरी टेस्ट का नाम बताएं, नाम लिख लेना पूरा। 75% टेस्ट एक्सटर्नल सेल, नाम पूरा लिख लें। 75% एक्सटर्नल सेल। क्लियर हो गया? ये फॉर्मेट हो गया वर्किंग का। इस वर्किंग के बाद क्या आइडेंटिफाई हो जाया करेंगे? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। नो 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 नो, इस वर्किंग के बाद ऑपरेटिंग सेगमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं होंगे। इस वर्किंग के बाद रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई होंगे। ओके ओके अभी तो देखें सारे। गोहर लिमिटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड। ईयर एंड बताएं। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। अब भाई आपने अटेंटिव रहना है, बहुत मुतवज्जे रहना है। सेगमेंट इंफॉर्मेशन, ये नाम हो सकता है इसका, डिस्क्लोजर का। मे बी डिस्क्लोजर नंबर 19, मे बी 37, 37.1। अच्छा जी, जर्नल डिस्क्रिप्शन। जर्नल डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा, इसमें नेचर ऑफ बिजनेस लिखनी होती है, कौन सा क्या क्या कर रहा है, वो मैं आपको भी दिखा दूंगा। नोट करें।
जी ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स। इधर देखिएगा, पहले रिपोर्टेबल बताएं जी। केमिकल, बोले बोले, सोडा, फार्मा। दो कॉलम और बनाने हैं, अभी दो कॉलम और बनाने हैं। अदर्स टोटल, जी डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा? डिस्क्लोजर में देख, एक मिनट इधर देखिए, एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, टोटल नहीं आएगी, डिस्क्लोजर में नहीं आती टोटल सेल। एक्सटर्नल सेल, इंटरनल सेल, प्रॉफिट्स, एसेट्स, liabilities, interest expense, interest income, tax, non-current assets purchased, investment in associates, profit, share of profit from associates, ये सारी चीजें आया करेंगी। It depends upon the data given in question। ये दो बातें अलग अलग हैं, जरा गौर से सुनिएगा। ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ऊपर ऊपर देखें, आसान सी बात है, सिर्फ फोकस करना है। ये आइडेंटिफाई कैसे करना है कि केमिकल रिपोर्टेबल है या नहीं, टोटल प्रॉफिट और एसेट की बुनियाद पे। लेकिन जब आइडेंटिफाई हो गया ये रिपोर्टेबल है, तो प्लीज रिपोर्ट द लायबिलिटीज एज वेल, रिपोर्ट द इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑफ लोन बोरोड फॉर केमिकल, रिपोर्ट द इंटरेस्ट इनकम, रिपोर्ट द टैक्स, रिपोर्ट द नॉन करंट एसेट्स बॉट ड्यूरिंग द ईयर। फिर सारी चीजें रिपोर्ट करें। इफ दीज आर रिपोर्टेबल, बात समझ आ गई? अलग अलग रिपोर्टेबल कहना किस बुनियाद पे है? तीन बुनियाद पे। जब रिपोर्टेबल बन जाए तो रिपोर्ट क्या करना है? सब कुछ। रिपोर्ट क्या करना है? सब कुछ। क्लियर? और भी एक दो चीजें, वो मैं सफा आपको बता दूंगा कहां लिखी हुई। क्लियर? पेपर में गिवन होंगी, सिर्फ उतार देनी है। अब ये उतारें सारी, उतारें सारी। एक्सटर्नल सेल पकड़े जी केमिकल की, वर्किंग वन, बस वर्किंग वन पे देखते रहे। एक्सटर्नल सेल पकड़े जी 1752। नेक्स्ट आगे बोले, बोले 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 216। आगे बोले, हाँ वेल डन। मैं टेक कर दूं ताकि भूले ना। केमिकल, सोडा और फार्मा कितना? 252। अदर्स, इसको मैं कैसे शो करूं? मेरे पास जगह भी नहीं है तो नहीं, हाँ टोटल करके भी बैलेंस नहीं निकल सकता है। आप सही कह रहे हो, कोई हरज नहीं उसमें। 227, इसको ऐसे कर देते हैं, यहां पे स्टार डाल के 1 2 3 4, नीचे अगर दिल चाह रहा हो स्टार डाल के अदर्स, लेकिन मैंने ब्रैकेट में शो किया है, मेरे पास जगह नहीं है ब्रैकेट में अदर्स। जी भाई, एक्सटर्नल सेल बताएं 227 और 247, 474। क्लियर? 474। समझ आ गई फिक्र? हाल क्या कर दें? अदर्स, इनको अलग अलग दिखाने हैं या इकट्ठा दिखा दें? क्योंकि ये नॉन रिपोर्टेबल हैं, ये रिपोर्टेबल हैं। अब हम रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज हम क्या कर रहे हैं? रिपोर्टेबल को रिपोर्ट कर रहे हैं। कल रिपोर्टेबल ढूंढने का तरीका समझा था। ओके, आगे चलें जी। टोटल इन पे कर लेंगे। इंटरनल सेल 38। और देखो एक मिनट देखो मैं कर क्या रहा हूं भाई, 1 मिनट देखो मैं कर क्या रहा हूं। प्रॉफिट्स पकड़े 1038। आगे बोले 60, एक्सेलेंट 19। आगे 25 + 10 कितना?
35. Next, assets 637 plus 444 plus 1 32 115 plus 2. आप लोग ब्रैकेट में छोटा छोटा यहां टोटल कीजिएगा, अदर्स वाला कॉलम थोड़ा फैला के। जी बोलें 242. आगे चलें जी। लाइबिलिटीज, सवाल वर्किंग वन हेल्प नहीं करेगी। अब सवाल लाइबिलिटीज जी, उंगली रखे ना साथ साथ उस पर। 440 आगे 442 आगे 355 98 94 10202। जिसके टोटल उधर हुए में वहीं से उठा लें। आप लोग सही कह रहे थे, टोटल रख के बैलेंसिंग में निकल सकता है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, कोई हर्ज नहीं जी। जिसके टोटल हुए में पहले वहां से उठाएं। 2694 1152 141097। ये किसकी क्लास हो रही है? अकाउंटिंग की क्लास हो रही है, रिपोर्टिंग की क्लास हो रही है? अल्लाह अकबर। आगे डेटा नहीं अवेलेबल ना, वरना मैं शो करता। कभी पेपर में गिवन हुआ तो शो कर दीजिएगा। लाइबिलिटीज के आगे एक और कॉलम होगा, इंटरेस्ट का, टैक्स का, उठा के डाल दीजिएगा। भाई स्टैंडर्ड खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह अगले 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर आधा घंटा में लगेगा इसकी थ्योरी पढ़ने पे अगली क्लास में। तो आई होप कि समझ आ रहा होगा, आसान है। कोई ब्लैक मार्कर मंगवा दें। We are very lucky. We are very lucky. Now there are 4 reconciliations. There are 4 reconciliations. We are very lucky कि 3 ये हैं जिनको मैंने ब्लू से सर्कल किया हुआ है। 1 2 3 ये हैं टोटल प्रॉफिट और एसेट्स। 3 रिकॉन्सिलिएशंस ये हैं और चौथी रिकॉन्सिलिएशन है लायबिलिटीज की। 4 रिकॉन्सिलिएशंस है। इंटरेस्ट की रिकॉन्सिलिएशन नहीं है, बाकी चीजों की रिकॉन्सिलिएशन नहीं है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब क्या है वो भी देखते हैं। ओके, रिकॉन्सिलिएशन बनाना शुरू करेंगे। नोट 37.3 रिकॉन्सिलिएशन। ओके, इधर रेवेन्यू लिखते हैं। रेवेन्यू इधर कॉलम देख लें कौन कौन से बनने हैं। रिपोर्टेबल सेगमेंट, other than reportable, reportable segment,
अदर देन रिपोर्टेबल, अब रिपोर्टेबल अलग अलग नहीं आएंगे, इकट्ठे आ जाएंगे। रिपोर्टेबल सेगमेंट, अदर देन रिपोर्टेबल, एलिमिनेशन ऑफ intercompany balances, elimination of intercompany balances, other adjustments, गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टोटल्स, गोहर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टोटल्स। क्या मतलब, इधर देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एसेट्स कितने हैं? देखें 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 देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टोटल एसेट्स कितने हैं? उसमें से टोटल एसेट्स में से सोडा, फार्मा और केमिकल के कितने हैं? उसमें से अदर देन रिपोर्टेबल पॉलिएस्टर और पेंट्स के कितने हैं? और हेड ऑफिस के कितने हैं? ये मैच करने चाहिए। जो टोटल एसेट्स सारे होते हैं नॉन करंट एसेट बैलेंस शीट में, जो एसेट्स सारे होते हैं बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट का जमा करके उससे मैच करने चाहिए। इट इज कॉल्ड एज रिकॉन्सिलिएशन। इधर देखिए, मिसाल देता हूं, ऐसे ही उधर से देखे बगैर मिसाल देता हूं। ये रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं किया करेगी आपकी। मैच क्यों नहीं किया करेगी? क्योंकि टोटल एसेट्स ऑर्गेनाइजेशन के दिए नहीं होते सवाल में, तो ये रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं किया करने की। आपने ज्यूम किया करना मेरा सोल्यूशन सही है। मिसाल के तौर पे मेरी 3 फैक्ट्रियां हैं जो रिपोर्टेबल हैं, मैं क्वांटिटीज में बात कर रहा हूं। 2 फैक्ट्रियां नॉन रिपोर्टेबल हैं, एक मेरा हेड ऑफिस है, तो मेरे पास 6 बिल्डिंग्स होनी चाहिए। गॉट द पॉइंट? मकसद समझ आया? मकसद समझ आया? अच्छा, मैंने 3 रुपए बिजली के बिल देने हैं 3 सेगमेंट्स के पेबल्स, 2 रुपए बिजली के बिल देने हैं नॉन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स के, मैंने 1 रुपया बिजली का बिल देना है हेड ऑफिस का। व्हाट इज माय रिकॉन्सिलिएशन? 6। ये 6 किससे मैच करना चाहिए? वो जो बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है, ये उससे मैच करना चाहिए। गॉट द पॉइंट? हाल खड़ा करने बात समझ आ गई जी। अदर एडजस्टमेंट्स के कॉलम में क्या आ सकता है? आमतौर पे हेड ऑफिस की एडजस्टमेंट्स। आमतौर पे किसकी एडजस्टमेंट आ सकती हैं? हेड ऑफिस की। 3 मेरी फैक्ट्रियां, सोडा, केमिकल, फार्मा। प्लीज क्यों नहीं देखे? 3 मेरी फैक्ट्रियां, केमिकल, सोडा, फार्मा। ये फैक्ट्रीज मेरी 3 रिपोर्टेबल हैं, 2 फैक्ट्रीज मेरी नॉन रिपोर्टेबल हैं और 1 मेरा हेड ऑफिस है। अगर मैं टोटल करूं तो मेरी बिल्डिंग्स कितनी होनी चाहिए? 6। गॉट द पॉइंट? क्लियर होगी बात? ओके। रेवेन्यू की रिकॉन्सिलिएशन किया करेंगे, और मैंने क्या कहा है? प्रॉफिट्स की और एसेट्स की और लायबिलिटीज रिकॉन्सिलिएशन किया करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब मुझे रेवेन्यू चाहिए। पहले मैं रिपोर्टेबल और अदर देन रिपोर्टेबल का लिया करूंगा इस वर्किंग से। रिपोर्टेबल और अदर देन रिपोर्टेबल, कीप वॉचिंग। टोटल उठाना है, टोटल 1752 प्लस 38 प्लस 216 प्लस 252 क्लोज। इस सारे को कहां डाल देंगे? बोले 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 रिपोर्टेबल में जी। 1 2 3 4 2 5 8 पकड़े जी। प्रॉफिट्स 10 प्लस 60 प्लस 19 111। कुछ समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ओके। एसेट्स 637 444 132 1213। लायबिलिटीज 442 355 प्लस 98 895। ओके। अब these are called as other than reportable। इनकी सेल बताएं। प्लस 0 474 प्लस 0, ये भी उठानी है जी। टोटल सेल उठानी है 474। आगे
कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रॉफिट्स 35, 242, 202। क्लियर? एलिमिनेशन एलिमिनेशन ऑफ इंटरकंपनी बैलेंसेस, इंटरकंपनी बैलेंसेस की एलिमिनेशन 38। इसको ऐड भी करने फिर लेस भी कर देने। ये आपस का बैलेंस है। आपस की सेल कैंसिल हो गई। अब जो आउटसाइड कॉलम में सेल आएगी वो टोटल बिजनेस की सेल आएगी, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट के सवालों में सेल के नाम से नजर आ रही होती थी। ये वो वाली सेल होगी जो ट्रायल में सेल पड़ी होती थी। ये वो वाली सेल के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं बराबर आ रहा तो फिर हमारी रिकॉन्सिलिएशन गलत बनी है, लेकिन हम मैच नहीं कर सकते ना, क्योंकि एंटिटी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं दी हुई। चलें जी, कैंसिलेशंस में पहली कैंसिलेशन मैंने आपको करा दी है। अभी आप सवाल नोट करें, जहां तक सॉल्यूशन नोट करें। रिकॉन्सिलेशंस कितनी बननी है? सिर्फ 4। रेवेन्यू उठाना कौन सा है? टोटल, फिर माइनस कर देने आपस वाला। जी नहीं, ये आपस में है, यानी कि एक कंपनी के दूसरे कंपनी के डिपार्टमेंट में एलिमिनेशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंट कर लो, सॉरी इंटर डिपार्टमेंट, इंटर सेगमेंट, यू आर राइट, इंटर सेगमेंट, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट बैलेंसेस, एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट बैलेंसेस। जी मकसद बताएं रिकॉन्सिलिएशन का। वो जो 3 डिपार्टमेंट्स थे उनमें 2 जमा करें और आपस की सेल माइनस करें, तो टोटल रेवेन्यू से क्या करना चाहिए? मैच। अब सवाल पढ़ें जी आगे। अब सवाल पढ़ें आगे। अगली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह आप मुझे खुद कराएंगे। अगली एडजस्टमेंट इंशाल्लाह आप मुझे खुद कराएंगे। पढ़ें 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 पढ़ें। एट अ मार्जिन ऑफ 30%। भाई ये चीजें 30% मार्जिन पे बिकी हैं, सारे मुतवज्जे हो जाए इधर। 30% मार्जिन पे ये चीजें बिकी हैं। आपस का प्रॉफिट क्या करूं? कैंसिल करूं। आपस का प्रॉफिट क्या करूं? कैंसिल करूं। ये कितने परसेंट मार्जिन पे बिकी हैं? 30%। आपस का प्रॉफिट कैंसिल करूं। यार कोई जगह ढूंढ दे मुझे आपस का प्रॉफिट कैंसिल करने पे। भाई छोड़ यार, इस वक्त नोट ना कर। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो सवाल में। 28 मिलियन एंड 10 मिलियन रिस्पेक्टिवली एट अ मार्जिन ऑफ 30%। आपस का मार्जिन बताएं 30%। 2 सवाल मेरे, आपस का मार्जिन किस अमाउंट पे कैलकुलेट करूं? दूसरा सवाल मेरा, कहां पे पोस्ट करूं? सेल में पोस्ट नहीं करना, सेल को पूरे से आपने माइनस कर दिया है। अब सेल में कुछ नहीं पड़ा हुआ, प्रॉफिट में से कम कर दें आपस का प्रॉफिट। आपस का प्रॉफिट कहां से कम कर दें? प्रॉफिट में से। आपस का प्रॉफिट तो प्रॉफिट में बड़ा होगा ना, तो प्रॉफिट में से कम करें या सेल में से? सेल में से तो पूरी सेल माइनस हो गई है, तो उधर तो कुछ पड़ा ही नहीं हुआ। अब आपस का प्रॉफिट कहां पड़ा होगा? प्रॉफिट में। एक्सेलेंट। इसे मैं क्या डालूं? एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट सेल हो गई, अब एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट प्रॉफिट। जी फिगर, अच्छा आपस का प्रॉफिट किस फिगर में निकालूं? जरा हिम्मत करके बता दें। 38 पे। 38 असल में आपने 38 पे नहीं निकालना, आपने इस पे निकालना है, सब पे। असल में आपने इस वाले 38 पे निकालना है। मैं स्टार डाल के लिख रहा हूं क्योंकि सारे आपस के प्रॉफिट हो सकते हैं ना। स्टार डाल के इस वाले 38 पे आपने निकाला करना है। गेटिंग द पॉइंट? इस वाले 38 पे जी। 38 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 30, 11। क्लियर? अगली 2 एडजस्टमेंट्स आप मुझे पढ़ दें, बच्चों वाली हैं। अगली एडजस्टमेंट पढ़ें।
ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, ना 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 ना, ये ऊपर वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं पड़े हुए, ये ऊपर वाले में नहीं पड़े हुए, ये मैं बताऊंगा क्यों अगली क्लास में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 75 व्हिच हैव नॉट बीन एलोकेटेड टू ऊपर वाले खर्चे। ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के खर्चे हमने कहीं कहते रिकॉर्ड नहीं किए, हेड ऑफिस के खर्चे किसी सेगमेंट में नहीं डाले। मुझे खर्चे डलवा दें, खर्चे बढ़ने से मुझे खर्चे डलवा दें, कहीं खर्चे डलवा दें यार, खर्चे डलवा दें। हेड ऑफिस के खर्चे हमने किसी सेगमेंट में डाले हुए, खर्चे बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है। अदर एडजस्टमेंट्स हेड ऑफिस वाली इधर आया करेंगी, मैंने आपको बता दिया था जी। कितना माइनस या प्लस, माइनस कितना, और अगर हेड ऑफिस की अदर इनकम होती ऐड कर देते। हेड ऑफिस के खर्चे हैं माइनस कर दें। अच्छा वैसे फैक्ट्रियों में नहीं हेड ऑफिस के खर्चे पड़े होंगे, 5 फैक्ट्रियां ना हमारी भाई, 5 फैक्ट्रियां अलग है, हेड ऑफिस अलग है। ये 5 फैक्ट्रियों के प्रॉफिट्स हैं, ये हेड ऑफिस का खर्चा है। हेड ऑफिस की सेल डलवाएं, सेल तो करता ही नहीं, सेल तो करता ही नहीं। हेड ऑफिस सिर्फ क्या करता है, खर्चे करता है। हेड ऑफिस तो सिर्फ खर्चे करता है, शेयर है बस, खाता रहता है। आगे चलें। फर्दर मोर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इतने एंड इतने हैव नॉट बीन रिपोर्टेड इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ एनी सेगमेंट। इस बात का मतलब बताएं, कहते हैं कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, मैंने किसी सेगमेंट में इनको शो नहीं किया हुआ। ये किसके एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे, हेड ऑफिस के, लिख ले। ये किसके एसेट्स और लाइबिलिटीज होंगे, हेड ऑफिस के। मैंने कहते हैं मैंने किसी सेगमेंट में शो नहीं किया हुआ, मुझे पसंद नहीं आया किसी सेगमेंट में शो करना, कहां शो करूं फिर मैं, हेड ऑफिस में। एडजस्ट ऐड करूं लेस करूं, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। ऐड कितना, 150 27 खत्म टोटल। ये टोटल का कॉलम हुआ करेगा, टोटल 1066 1124। जी हजरात, भाई छोड़ो परे, आप ऐसा करो फॉर्मेट नोट करो, यहां पे उर्दू में लिखो आपस की सेल। फॉर्मेट नोट करो ना, फॉर्मेट, यहां उर्दू में लिखो आपस की सेल, बस आपस की सेल। यहां लिखो आपस की सेल का प्रॉफिट, फॉर्मेट बना लेना, फॉर्मेट नोट करें, आपस की सेल का प्रॉफिट। यहां उर्दू में लिखें हेड ऑफिस के खर्चे, यहां उर्दू में लिखें हेड ऑफिस के खर्चे। यहां उर्दू में लिखें हेड ऑफिस के एसेट्स और बोले बोले लाइबिलिटीज। उर्दू में लिखें हेड ऑफिस के एसेट्स और लाइबिलिटीज। जी भाई, रिकंसाइलिंग आइटम समझ आ गए तो हाथ खड़ा कर दें। रिकंसाइलिंग आइटम्स, आपस की सेल कहां से कैंसिल करनी है, सेल से, कंसोलिडेशन पड़ी हुई है। आपस के प्रॉफिट कहां से कैंसिल करने हैं, प्रॉफिट से। जो एसेट है ही नहीं, जो लाइबिलिटी उसने शो नहीं की हुई, उसे ऐड कर देना है। अब इस सवाल को एज इट इज आप नोट करके आइएगा दोबारा और होमवर्क के सवाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप काफी कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर थ्योरेटिकल डिस्कशन करके हम ये स्टैंडर्ड खत्म करेंगे।